यहाँ रेड होने वाली है, उठो जल्दी करो। नरगिस की बात सुनकर मैं उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। सबसे पहले मैंने लपक कर अपनी राइफल उठा ली, दूसरी राइफल कन्याकुमारी ने संभाल ली। मेरा दिमाग चकरा रहा था। यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। कोठी का पिछवाड़ा भी ऐसा नहीं था कि हम दीवार फांद कर किसी तरफ निकल सकते। कोठी के पिछली तरफ दीवार के साथ उमूदी ढलान थी जिस पर उतरना मुमकिन नहीं था। नरगिस ने चीख कर कहा, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। मैंने कहा, कहाँ? नरगिस ने कहा, नीचे तहखाने में। रत्ना भी इस काबिल नहीं थी कि अपने पैरों पर चल सकती। मैंने उसे कंधे पर लाद दिया। कन्याकुमारी बेड साइड टेबल पर रखी हुई उसकी दवाइयां उठाने लगी। नरगिस ने 2 कंबल उठा लिए। हम कमरे से निकलकर तेजी से चलते हुए नीचे आ गए। नरगिस आगे थी और हम उसके पीछे। नरगिस किचन वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं पहली मर्तबा उस तरफ आया था। आगे एक कुशादा राहदारी थी जिसके दोनों तरफ दीवारों पर कैबिनेट बने हुए थे जिनमें कीमती और खूबसूरत बर्तन थे। उस राहदारी से आगे बहुत कुशादा किचन था, बहुत मॉडर्न और जदीद तरीन। एक तरफ तकरीबन 6 इंच ऊंचा चबूतरा बना हुआ था जिस पर डीप फ्रीजर रखा हुआ था। चबूतरे के एक तरफ ढलान सी बनी हुई थी। नरगिस ने फ्रीजर के साथ वाली दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया। डीप फ्रीजर चबूतरे से फिसलता हुआ नीचे फर्श पर आ गया। डीप फ्रीजर के पीछे दीवार के निचले हिस्से पर भी एक स्विच बोर्ड था। फ्रीजर का प्लग भी उस स्विच बोर्ड के एक सॉकेट में लगा हुआ था। नरगिस ने झुककर एक बटन दबा दिया। चबूतरे की एक ईंट के बराबर बाउंड्री वॉल तो अपनी जगह पर कायम रही, अलबत्ता उसका दरमियानी हिस्सा अपनी जगह से हरकत करता हुआ फर्श के अंदर गायब होने लगा। अंदर सीढ़ियां थीं जिनमें रोशनी नजर आ रही थी। नरगिस बोली, जल्दी से नीचे उतर जाओ, मैं तुम लोगों की बाकी चीजें लेकर आती हूँ। उसने 2 कंबल कन्याकुमारी के कंधे पर लाद दिए। मैं रत्ना को कंधे पर संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। कन्याकुमारी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। नीचे कुशादा तहखाना था जिसमें कमरे बने हुए थे। एक कमरे का दरवाजा खुला देखकर मैं अंदर घुस गया। ये कमरा बेडरूम की तरह आरास्ता था। मैंने रत्ना को बिस्तर पर लिटा दिया और कन्याकुमारी को वहीं रुकने का इशारा करते हुए सीढ़ियों की तरफ लपका। नरगिस नीचे वाले कमरे से कन्याकुमारी के कपड़े लेकर निकल रही थी। मैं ऊपर दौड़ गया। मैंने रोशन बाबू के कपड़े पहने हुए थे और रत्ना ने नरगिस के। हमारे पुराने कपड़े और जूते ऊपर ही थे। मैं कमरे में घुसकर वो सब कुछ समेटने लगा और बाहर निकलने से पहले तनकीदी नजरों से कमरे का जायजा लिया। कोई मामूली सी चीज भी हमारा राज फाश कर सकती थी। मैं जब नीचे पहुंचा तो नरगिस सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। हम दोनों तेजी से चलते हुए किचन में पहुंच गए और ठीक उसी वक्त बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। किचन की खिड़की से कोठी का गेट सामने दिखाई देता था। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे गेट के साथ दीवार पर 2 हाथ नजर आए। बाहर से कोई आदमी दीवार पर चढ़ रहा था। उससे जरा फासले पर 2 हाथ और नजर आए और अगले ही लम्हे 2 आदमी दीवार पर चढ़ गए। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। वो ब्लैक कैट्स कमांडोज थे। नरगिस ने कन्याकुमारी के कपड़े तहखाने की सीढ़ियों पर फेंक दिए। उसने घुटी घुटी सी आवाज में कहा, जल्दी करो, वो लोग अंदर कूद रहे हैं। मैं खला में घुस गया और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। नीचे आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए मैंने ऊपर देखा। खला का फर्श सरकता हुआ अपनी जगह पर आ रहा था। मैंने हाथ में उठाई हुई चीजें नीचे फेंक दी और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। चंद सेकंड के बाद ही ऊपर दौड़ते हुए कदमों की दबी दबी सी आवाजें आने लगी और फिर नरगिस की चीख भी सुनाई दी। मैं चबूतरे के नीचे दुबका बैठा रहा। ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। वो शायद किचन से निकलकर दूसरी तरफ चले गए थे। मैं नीचे आ गया। सीढ़ियों पर से कन्याकुमारी के कपड़े और जमीन पर पड़ी हुई दूसरी चीजें उठाईं और तहखाने का वसी हॉल उबूर करके उस कमरे में आ गया। कन्याकुमारी ने रत्ना को बिस्तर पर ठीक से लिटाकर कंबल ओढ़ा दिए। रत्ना का चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। मैंने कहा, तुम डर क्यों रही हो? हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। रत्ना ने कहा, अगर उन्होंने नरगिस पर तशद्दुद करके उसकी जबान खुलवा ली तो हम यहाँ इस चूहेदान में मारे जाएंगे। मैंने कहा, नरगिस ऐसी नहीं है। अब तक मैं उन दोनों के बारे में बहुत अच्छी राय कायम कर चुका हूँ। नरगिस और रोशन बाबू अपनी जान तो दे सकते हैं मगर हमारे बारे में नहीं बताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है रोशन बाबू भी पहुंचने वाला होगा। वो इस शहर का मुअज़्ज़ज़ और बाअसर आदमी है, इस मामले को संभाल लेगा। रत्ना ने कहा, काश ऐसा ही हो। उस कमरे में एक छोटी मेज और 2-3 कुर्सियां भी पड़ी थी। कन्याकुमारी ने मेज साफ करके दवाएं वगैरह उस पर रख दी और कुर्सियां साफ करने लगी। मैं थोड़ी देर के बाद फिर सीढ़ियों पर चला गया मगर ऊपर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। 2 घंटे गुजर गए। हमें कुछ इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट्स के कमांडोज कोठी में मौजूद थे या चले गए थे, और क्या वो लोग नरगिस और रोशन बाबू को भी साथ ले गए थे या छोड़ गए थे। लेकिन मेरे सोचने की सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता कैसे चला। उन्हें कोई इत्तला मिली थी या महज रोशन बाबू के मुसलमान होने की वजह से उस पर किसी किस्म का शुबा हुआ था? और रोशन बाबू को कैसे पता चला कि कोठी पर रेड होने वाली है? मैंने कन्याकुमारी के साथ पूरे तहखाने का जायजा लिया। बहुत वसी और अरीज तहखाना था।
उसमें एक बड़ा हॉल और 4 कमरे थे। एक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था और 3 बेडरूम्स थे। हॉल और कमरों में लाइटें, स्टैंड्स और ऐसी चीजें नजर आ रही थी जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये तहखाना किसी वक्त निगार खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। शायद कभी यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग की गई हो और फालतू चीजें यहीं छोड़ दी गई हों। 3 घंटे के बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्की सी आहट सुनकर मैंने राइफल संभाल ली और दरवाजे की आड़ लेकर खड़ा हो गया। कन्याकुमारी ने भी राइफल उठाकर मेरी तरफ पोजीशन संभाल ली। रत्ना का बेड साइड में था। उसने और कन्या ने ये तय कर लिया था कि अगर पुलिस या ब्लैक कैट्स कमांडोज हुए तो हम बिला दरेग फायर खोल देंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस तरह हमारे जिंदा बचने के इम्कानात न होने के बराबर थे, लेकिन हम मरने से पहले कुछ कर दिखाना चाहते थे। लेकिन वो न तो पुलिस थी, ना ही ब्लैक कैट्स कमांडोज। वो नरगिस और रोशन बाबू थे। नरगिस की हालत देखकर मैं उछल पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे और कमीज फटी हुई थी। दायां गाल सूजा हुआ था, जिससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि रोशन बाबू के आने से पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर सामने आ गया। राइफल मेरे हाथ में थी। नरगिस ने कहा, चले गए वो हरामी। उसके होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट थी। रोशन बाबू ने कहा, ये तो शुक्र है कि मुझे बर वक्त पता चल गया और मैंने नरगिस को फोन कर दिया, वरना बेखबरी में मारे जाते और तुम लोगों के साथ हमारा भी हिसाब किताब हो चुका होता। रोशन बाबू ने हॉल की दीवार पर लगे हुए एक बॉक्स का ढकना खोल दिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस बॉक्स में एक टेलीविजन था। बॉक्स के साथ ही एक छोटा सा स्विच बोर्ड था। रोशन ने एक स्विच ऑन कर दिया और टीवी के करीब रखा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाकर एक बटन दबाया। टीवी स्क्रीन रोशन हो गई। बरामदा और उसके सामने गेट तक का मंजर दिखाई देने लगा। उसने रिमोट कंट्रोल एक तरफ रख दिया। बोला, अब हम इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं। हो सकता है वो दोबारा किसी वक्त यहाँ आ जाएं, मगर हमें फौरन पता चल जाएगा। मैं हैरत से कभी टीवी स्क्रीन और कभी रोशन बाबू को देखता रहा। मुझे याद आ गया कि ऐसे ही सारे इंतजामात पंडित भेरू ने भी अपनी कोठी में कर रखे थे। हम लोग रत्ना वाले कमरे में आ गए। यहाँ भी खुले दरवाजे से टीवी स्क्रीन पर निगाह रखी जा सकती थी। रोशन बाबू उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है रत्ना देवी, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत थी, लेकिन जहाँ अचानक ये उफ्तादान पड़ी जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। रत्ना बोली, तकलीफ कैसी? अगर तुम बर वक्त बीबी को फोन न कर देते तो यहाँ की सूरत हाल कुछ और होती। मैंने कहा, लेकिन रोशन बाबू तुम तो ऑफिस में थे, तुम्हें पता कैसे चला कि यहाँ रेड होने वाला है? रोशन बाबू ने नजरें चुराते हुए कहा, बात दरअसल ये है ना जी, मेरे बाबा का बिजनेस तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन जब मैंने कारोबार संभाला तो ना तजुर्बाकारी की बिना पर पै दर पे नुकसान होने लगा। फिर दोस्तों के मशवरे पर मैंने बिजनेस तब्दील कर दिया और जो नया बिजनेस शुरू किया उसमें पुलिस का ताउन जरूरी था। मेरा कारोबार अगरचे जराइम के जुमरे में आता है, लेकिन पुलिस से ताल्लुकात हों तो फिर पकड़ धक्कड़ का खौफ नहीं रहता। सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं, उन्हें हिस्सा भी देना पड़ता है। इस तरह पुलिस में ऊपर की सतह पर कुछ ताल्लुकात हैं जो आज काम आ गए। एक एसीपी ने मुझे फोन पर इत्तला दी थी कि ब्लैक कैट्स की एक पार्टी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी कोठी पर रेड करने वाली है। मैंने बीबी को फोन कर दिया। एसीपी का ख्याल था कि ये रेड मेरे बिजनेस के सिलसिले में हो रहा है, लेकिन ब्लैक कैट्स का नाम सुनकर मैं चौंका। मेरा ख्याल था कि ब्लैक कैट्स को किसी तरह यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा हो गया है, इसलिए मैंने बीबी को फोन कर दिया था और खुद भी अपने दफ्तर से रवाना हो गया था। मगर मुझे यहाँ आने में कुछ देर हो गई। कमांडोज मुझसे पहले यहाँ पहुंच चुके थे। उन्होंने बीबी के साथ कुछ ज्यादती भी की, जिसका मुझे अफसोस है। मैं बर वक्त पहुंच गया, वरना हो सकता है वो तशद्दुद करके बीबी से कुछ पूछने में कामयाब हो जाते। नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा, नामुमकिन, तुम भूल गए हो शायद, एक मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है। पुलिस ने तुम्हारी तलाश में छापा मारा था और तुम रूपोश थे। तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने के लिए पुलिस ने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन मेरी जबान नहीं खुलवा सके। आज मैं कैसे जबान खोल देती? रोशन बाबू और नरगिस की बातों ने मेरे लिए सोच की और बहुत सी राहें खोल दी। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो रत्ना ने कोठी देखकर एक बात कही थी कि इतनी शानदार कोठी या तो किसी स्मगलर की हो सकती है या किसी ऐसे शख्स की जिसकी आमदनी नाजायज और बेहिसाब हो। उस वक्त मैंने रत्ना की बात टाल दी थी, लेकिन अब रोशन बाबू खुद ही खुल रहा था कि वो किसी गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता है। गो अभी उसने अपने उस बिजनेस की वजाहत नहीं की थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो 2-4 दिन में इस सिलसिले में भी खुल जाएगा। वो दोनों तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहे, फिर ऊपर चले गए। नरगिस ने बताया था कि कमांडोज ने अच्छी खासी तोड़फोड़ की थी, हर चीज बिखरी हुई थी, उसे बहुत कुछ समेटना था। मैंने और कन्याकुमारी ने उसके काम में मदद की पेशकश की थी, मगर रोशन बाबू ने मना कर दिया। उसने कहा, हो सकता है वो लोग दोबारा रेड करें तो तुम लोगों को तहखाने में आने का मौका भी न मिल सके, इसलिए एहतियातन तुम लोग 2-4 दिन नीचे ही रहो। रत्ना जैसे ही ठीक होगी मैं तुम लोगों को पहाड़ी वाले बंगले पर भेज दूंगा, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। मुझे अचानक ही एक बात याद आ गई। मैंने कहा, 1 मिनट, डॉक्टर जसवंत रत्ना का इलाज कर रहा था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई शुबा हो गया हो और उसने बाहर जाने से पहले पुलिस को इत्तला दे दी हो? रोशन बाबू ने कहा, नहीं, डॉक्टर जसवंत ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने कोई इत्तला दी होती तो ब्लैक कैट्स हमसे ये जरूर पूछते कि वो औरत कहाँ है जिसका इलाज हो रहा है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, अलबत्ता मजमूई तौर पर तुम तीनों के बारे में पूछते रहे। उन्होंने 2 घंटों तक तलाशी ली है, उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उनके शुबे को तकवीत मिलती। और इत्तेफाक कह लो कि 3 दिन पहले मैंने कार की नंबर प्लेट उतार कर जमीन में दफन कर दी थी, और ये बात तुम भी जानते हो। उन्होंने उस कार के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मेरी अपनी कार है जो बहुत दिनों से खराब खड़ी है। जिस एसीपी ने फोन पर मुझे इत्तला दी थी वो भी उस छापामार पार्टी के साथ था। कुछ उसकी वजह से भी जल्द गुलू खलासी हो गई, वरना ब्लैक कैट्स कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये बिच्छू की तरह पलट कर भी हमला करते हैं, इसलिए तुम लोगों को 2-3 दिन जेर जमीन ही रहना होगा। और हाँ, वो रिमोट कंट्रोल मेरे हवाले करते हुए बोला, अब अगर कोई गेट फांद कर बंगले में दाखिल हुआ तो इस पर बीप बीप की आवाज सुनाई देगी। ये सफेद बटन दबा देना और फिर मुख्तलिफ बटनों से तुम्हें सब कुछ मालूम होता रहेगा। वो मुझे रिमोट कंट्रोल के बारे में समझाता रहा। हर बटन का ताल्लुक कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से था। कैमरे इस तरह लगे हुए थे कि कोई अजनबी कोशिश के बावजूद भी उन्हें तलाश न कर सकता था। रोशन बाबू ने मुझे अंदर से तहखाने के रास्ते का मैकेनिज्म भी समझा दिया था, लेकिन ये भी कह दिया था कि मैं अपने तौर पर वो रास्ता खोलने की कोशिश न करूं। उनके जाने के बाद मैं रिमोट कंट्रोल के मुख्तलिफ बटन दबाकर कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता रहा। फिर उसे बरामदे वाले कमरे पर सेट कर दिया और बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया। तहखाने में ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि बाहर दिन का वक्त था या रात थी। दोपहर का खाना और रात का खाना भी हमें तहखाने में लाकर दिया गया था। रोशन बाबू ने ठीक कहा था, ब्लैक कैट्स ने कोठी पर दोबारा हल्ला बोल दिया था। मैं उस वक्त सो रहा था। बीप बीप की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं उठकर हॉल में आ गया और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। मेरी नजरें सामने टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं। वो तादाद में 6 थे जो गेट और उसके साथ की दीवार फांद कर दाखिल हो रहे थे। वो सब ब्लैक कैट कमांडोज थे। उन सब के पास मशीन गन्नें थीं। फिर 2 आदमी और अंदर कूद आए। इस तरह उनकी तादाद 8 हो गई। 2 कमांडोज दाएं बाएं हो गए और 4 बरामदे में आ गए। 3 ने दरवाजे के सामने पोजीशन संभाल ली। चौथा दरवाजा धड़धड़ाने लगा। लगता था जैसे वो दरवाजा तोड़ देगा। 2 मिनट बाद रोशन बाबू ने दरवाजा खोला। वो 4 कमांडोज उसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। मैंने रिमोट कंट्रोल का दूसरा बटन दबा दिया। उस टीवी स्क्रीन पर हॉल का मंजर दिखाई दे रहा था। 2 कमांडोज अंदर घुस आए थे। इस दौरान नरगिस भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। एक कमांडो ने रोशन बाबू और नरगिस को राइफल की जद पर ले रखा था और बाकी पूरी कोठी में फैल गए थे। मैं रिमोट कंट्रोल के जरिए मंजर बदलता रहा। वो लोग एक एक कमरे की तलाशी लेते रहे। पलंगों के नीचे, पर्दों के पीछे, वो हर उस जगह की तलाशी ले रहे थे जहां किसी बिल्ली के बच्चे के छुपने का भी इम्कान हो सकता था, मगर उन्हें मायूसी के सिवा कुछ न मिला। वो तकरीबन 1 घंटे तक कोठी में रहे। उस पार्टी के इंचार्ज का रोशन बाबू से कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। आवाज तो मैंने नहीं सुनी, मगर उनके चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि उनमें गर्मा गर्मी हो रही है। और आखिरकार वो लोग चले गए। उन लोगों की वापसी भी गेट फांद कर हुई थी। रोशन बाबू ने बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया और वो नरगिस को इशारा करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने रिमोट पर बरामदे वाला बटन दबा दिया और वापस मुड़ा तो कन्याकुमारी से टकरा गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तुम कब आई? वो बोली, तुम जब कमरे से निकल रहे थे तो मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं उसी वक्त यहाँ आकर खड़ी हो गई थी और वो सब कुछ देख रही थी जो मैंने कहा, जो मैंने देखा। वो बोली, हाँ, रोशन बाबू ने ठीक कहा था। ब्लैक कैट्स कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। हम कमरे में आ गए। रत्ना सो रही थी। कन्याकुमारी उसके साथ लेट गई और मैं काउच पर दराज हो गया। मेरा ख्याल था कि रोशन बाबू हमें उस सूरत हाल से आगाह करने के लिए तहखाने में आएगा, मगर काफी देर गुजर गई और वो नहीं आया। मैंने भी आंखें बंद कर ली। हम 3 दिन और उस तहखाने में रहे। रत्ना अब काफी बेहतर हो चुकी थी, मगर अद्वियात का इस्तेमाल जारी था। और फिर उस रात 2 बजे के करीब रोशन बाबू तहखाने में आ गया। उसने हमें सोते से जगा दिया। मैंने कहा, क्या बात है रोशन बाबू, खैरियत? रोशन बाबू ने कहा, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ से जाने का बंदोबस्त हो गया है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, पहाड़ी वाले बंगले पर। हम चंद मिनट में तैयार होकर तहखाने से बाहर आ गए। वहाँ नरगिस के साथ एक जवान औरत और एक जवान आदमी भी खड़ा था। उस शख्स की उम्र 30-32 साल रही होगी। ग्रे सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। औरत की उम्र भी 30 साल से ज्यादा नहीं थी। रोशन बाबू ने कहा, ये मेरा दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश कोहली है और ये उसकी दोस्त सुशील। मैं उसके तारुफ पर कांप गया और ये सोचे बगैर न रह सका कि रोशन बाबू हमारे खिलाफ कोई जाल तो नहीं बुन रहा। रोशन बाबू ने बात जारी रखते हुए कहा, सतीश मेरा बहुत गहरा दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी। ब्लैक कैट्स को शुबा हो गया है कि मैंने ही तुम लोगों को पनाह दे रखी है।
उन्हें यह भी शुबा है कि मेरी कोठी के नीचे कोई तहखाना है जिसमें तुम लोगों को छुपाया हुआ है। सतीश की इत्तला के मुताबिक वो एक आध दिन में कोठी पर फिर छापा मारने वाले हैं और इस मर्तबा वो तहखाने पर तवज्जो देंगे। इसलिए मैंने सतीश मेहता को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया है। ये अपनी पुलिस की जीप लेकर आया है और तुम दोनों को मेरे पहाड़ी वाले बंगले पर पहुंचा देगा। सुशील भी तुम लोगों के साथ जाएगी। तुम लोग वहां इत्मीनान से रहना। मैं और नरगिस भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं चंद लम्हे खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। फिर रत्ना को इशारा किया। हम लोग बाहर आ गए। बरामदे में तारीकी थी। गालिबन ये बत्ती जानबूझकर बुझा दी गई थी। पोर्च में रोशन बाबू की कार के पीछे पुलिस जीप खड़ी थी। मुझे रत्ना और कन्याकुमारी को पिछली सीट पर बिठा दिया गया। सतीश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और सुशील उसके साथ सीट पर बैठ गई। जीप बंगले से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। रात का पिछला पहर था और सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक चौराहे से आगे निकलते ही पुलिस की एक पार्टी ने हमारी जीप रोक ली। वो 2 कांस्टेबल थे। एक तरफ अंधेरे में एक जीप भी खड़ी थी जिसमें पुलिस एहलकार बैठे हुए थे। अगली सीट पर उस पार्टी का इंचार्ज था जो सिगरेट के कश लगा रहा था। हमारी जीप के करीब आने वाले दोनों कांस्टेबलों ने सतीश मेहता को पहचानते ही सैल्यूट छाड़ दिया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज भी अपनी जीप से उतर कर आ गया। वो सब इंस्पेक्टर था। उसने भी ठग से सैल्यूट छाड़ दिया। सतीश मेहता ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों के साथ ब्लैक कैट्स क्यों नहीं है? हालांकि ये तय हुआ था कि हर पुलिस पार्टी के साथ 2 कमांडोज भी होंगे। सब इंस्पेक्टर ने कहा, ये उनकी मर्जी है सर, हम उन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से हम पर मुसल्लत रहें तो और बात है। सतीश ने कहा, ठीक है, तुम लोग अपनी जीप पर हमारे पीछे आओ। वो सब पुलिस वाले अपनी जीप पर सवार हो गए। सतीश मेहता ने जीप आगे बढ़ा दी और गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ब्लैक कैट्स अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं। उन्हें इख्तियारात भी हमसे ज्यादा दिए गए हैं। हर मौके पर पुलिस को दबाने की कोशिश करते हैं। भगवान जाने हम पर ये अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा। सुशील ने कहा, ब्लैक कैट्स का ये अजाब सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, पूरी जनता पर है। उन्हें तो सरकार ने खुली छुट्टी दे रखी है। जब चाहें जिसके घर में चाहें घुस जाते हैं और जिसे चाहें उठा कर ले जाते हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। पहले किसी बेगुनाह शख्स को उठा लेते हैं और फिर घूस लेकर छोड़ देते हैं। सतीश ने कहा, अरे भाई, ये तो हमसे भी घूस लेते हैं। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। जीप मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। पुलिस की जीप भी हमारे पीछे आ रही थी। शहर के आखिरी चौराहे पर ब्लैक कैट्स की एक पार्टी ने हमें रोक लिया। सतीश मेहता अगरचे पुलिस में एसीपी था, हमारे साथ पुलिस पार्टी भी थी, मगर ब्लैक कैट्स पार्टी का इंचार्ज जो रुतबे में सतीश से बहुत नीचे था, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। उसने सतीश मेहता से पूछा, रात के 2:30 बज रहे हैं, ये तफरी का वक्त तो नहीं है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लड़की कौन है और आपके साथ ये दूसरे लोग कौन हैं? सतीश मेहता ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मिस्टर ब्लैक कैट, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ब्लैक कैट ने कहा, जानता हूं सर, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। हर उस शख्स से बाज़पुर्स करना हमारा फर्ज है जो इस तरह। दूसरी जीप से सब इंस्पेक्टर भी उतर कर आ गया। बोला, ऑफिसर, तुम्हारी ड्यूटी मुश्तबा लोगों से बाज़पुर्स करना है, किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं। ब्लैक कैट गुर्राते हुए बोला, तुम हमारी ड्यूटी में मुदाखलत कर रहे हो सब इंस्पेक्टर। मुझे सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। मैंने पैरों के करीब रखी हुई राइफल सीधी कर ली, लेकिन उसे सीट की आड़ में ही रखा। सब इंस्पेक्टर ने भी चीख कर कहा, तुम अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हो। मिस्टर सतीश मेहता हमारे ऑफिसर हैं, अपनी फैमिली के साथ जयपुर जा रहे हैं। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि मिस्टर मेहता पुलिस ऑफिसर हैं और बस, बहस की जरूरत नहीं है। जीप का रास्ता छोड़ दो, वरना जो कुछ भी होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही थी। मैंने रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर असलहा तान रखा था। किसी तरफ से एक फायर खून खराबे का बायस बन सकता था। सतीश मेहता ने अपने सब इंस्पेक्टर से कुछ कहा और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि ब्लैक कैट्स रोकने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप आगे बढ़ती चली गई और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राइफल ताने खड़ी रहीं। शहर से निकलते ही पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सड़क पहाड़ियों में पेचोखम खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक उस सड़क पर सफर करने के बाद जीप एक और तंग सी सड़क पर मुड़ गई। उस तरफ पहाड़ियां ज्यादा बड़ी नहीं थीं। हर 200-300 गज के फासले पर कोई बंगला था। ये सरसब्ज इलाका था। पहाड़ियों में एक छोटी सी झील थी और उस झील की वजह से ही दौलतमंदों ने अतराफ की पहाड़ियों पर बंगले बना रखे थे। झील के किनारे पर 2-3 रेस्टोरेंट भी थे, लेकिन ये रात का आखिरी पहर था और रेस्टोरेंट बंद थे। बंगलों की भी सिर्फ गेट या बरामदों की बत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। उसके अलावा सन्नाटा था। मजीद आधा घंटा सफर करने के बाद जीप एक और रास्ते पर मुड़ गई। यह रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ चला गया था, जिसके इख्तिताम पर रोशन बाबू का बंगला था। बंगले के सामने चट्टान काट कर एक छोटा सा हमवार मैदान सा बनाया गया था।
सतीश मेहता ने गेट के सामने जीप रोक ली और हॉर्न बजाने लगा। गेट 3-4 मिनट के बाद खुला। लंबे तड़ंगे चौकीदार के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। गेट खोलने से पहले छोटी सी खिड़की से उसने तस्दीक कर ली थी कि जीप पर कौन है। बंगला डबल स्टोरी और बहुत शानदार था। कई कमरे थे और सबके सब कीमती फर्नीचर से आरास्ता थे। पोर्च में एक स्टेशन वैगन भी खड़ी थी। सतीश मेहता ने कहा, रात गुजारने के लिए जहां जगह मिलती है सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। मैं सुबह 8 बजे उठकर कमरे से बाहर निकला। सतीश मेहता और सुशील अभी भी सो रहे थे। मैं बरामदे में आ गया। चौकीदार उस वक्त लॉन में था। मुझे देखते ही करीब आ गया। उसने पूछा, चाय पियेंगे महाराज? मैंने कहा, हाँ, अगर चाय पिला दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं टहलता हुआ बंगले के करीब आ गया और दूसरी तरफ का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ऐसा हसीन मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। बंगले की दूसरी तरफ तकरीबन उमूदी ढलान थी जो तकरीबन 100 गज नीचे चली गई थी। ढलान के अख्तिताम पर झील थी जिसका नीला पानी धूप में चमक रहा था। झील के किनारे चारों तरफ कहीं कहीं हट्स बने हुए थे। सामने की पहाड़ियों पर भी बंगले और हट्स नजर आ रहे थे। सब्जा बेतहाशा था। टेरेस के एक तरफ चट्टान काट कर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। मैं पाइप की रेलिंग पर झुका ये खूबसूरत मंजर देख रहा था कि चौकीदार चाय लेकर आ गया। मैं करीब पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। चौकीदार ने कहा, साहब भी उठ गए हैं, मैं नाश्ता बनाकर तुमको बता दूंगा। उसका नाम कठुमल था। वो यहाँ का चौकीदार भी था और खानसामा भी। मैंने कहा, ठीक है, चाय पीकर उन लड़कियों को भी जगाता हूँ। कठुमल अंदर चला गया और मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए झील का मंजर देखने लगा। झील के किनारे पर कॉटेज के आसपास लोगों की नकलो हरकत भी नजर आ रही थी।